बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बेटा कल हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। यस देवेंदु, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सर मैं लास्ट में पूछ लूंगा कि सर अभी पूछ लूं। ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। बेटा कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन दोनों करा देंगे, डाइल्यूट भी और कंसंट्रेटेड भी। फॉर एग्जांपल जैसे H2S है तो H2S का ऑक्सीडेशन, H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन -2 है तो सल्फर जीरो में चला जाएगा ये। अब देखो रिएक्शन क्या बन जाएगी, जैसे HNO3 है, HNO3 कंसंट्रेटेड स्टेट में क्या थी बेटा पेरेंट रिएक्शन इसकी? H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन था ना। यस सर। अब देखो इस H2S के साथ, इस H2S के साथ नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। और ये नेसेंट ऑक्सीजन बेटा इसको किस में बदलवा देगा? सल्फर प्लस H2O में। अब देखो इसको बैलेंस करेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन तो दोनों साइड से, मैंने अभी बैलेंस नहीं करी है, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट रिएक्शन क्या बन गई इसके अंदर? HNO3 प्लस H2S किस में बदलवा देगा बेटा इसको? H2O प्लस NO2 प्लस सल्फर। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? देखो नाइट्रिक एसिड +5 से किस में चला गया? +4 में, तो खुद का रिडक्शन करा लिया। और सल्फर -2 से किस में आ गया? 0 में, तो इसका ऑक्सीडेशन करा लिया। अब देखो डाइल्यूट लेंगे तो डाइल्यूट के अंदर बस NO2 की जगह पे क्या आ जाएगा? तनु क्या आ जाएगा डाइल्यूट में? सर NO2 की जगह NO आ जाएगा। NO, शाबाश। और ये वही H2S है, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये किस में बदल जाएगा बेटा? इसमें H2O प्लस सल्फर में। तो नेट इन रिएक्शंस को बैलेंस करके लिख सकते, ये ऐड कर देंगे HNO3 प्लस H2S, तो ये क्या बन जाएगा? H2O प्लस NO प्लस सल्फर, H2O प्लस NO प्लस सल्फर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। इस तरीके से करा देगा बेटा। अब जैसे मान लो ये तो ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स फर्स्ट हो गया, H2S को सल्फर में। सेकंड जैसे SO2 है तो SO2 को किस में करवा देगा बेटा? सल्फर का ये +4 है तो सल्फर का +6 में बदलवा देगा इसको। SO2 को किस में बदलवा देगा? SO3। और SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है? H2SO4, मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। बेटा समझ गया ना? देखो मैं इसकी पूरी रिएक्शन एक साथ लिख देता हूँ। HNO3, ये HNO3 मान लो मैंने कंसनट्रेटेड ले लिया, प्लस SO2, तो ये किस में बदल जाएगा? HNO3 प्लस SO2। इसका ऑक्सीडेशन करा देगा H2SO4 प्लस NO2 के अंदर। और अगर डाइल्यूट लेंगे तो यहाँ पे H2SO4 की जगह NO2 की जगह पे क्या आ जाएगा? NO आ जाएगा। ठीक है बेटा? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट है FeSO4, तो इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है? +2, तो इसमें किस में ऑक्सीडाइज करवा देगा? इनटू फेरिक सल्फेट। फेरस को फेरिक सल्फेट में, फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? Fe2SO4 होल थ्राइस। तो देखो ये फेरस सल्फेट है FeSO4, और इसके किसके साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा हम? HNO3, ये कंसनट्रेटेड स्टेट में। अब देखो बेटा सल्फेट का नंबर जब भी कभी बढ़ाना है, यहाँ पे एक सल्फेट है और प्रोडक्ट में कितने सल्फेट लगाने हैं? बोलो बेटा।
तीन तीन Three. सल्फेट लग रहे हैं, इसका मतलब सल्फेट का नंबर बढ़ रहा है। तो ऐसे सल्फेट का नंबर बढ़े तो उसमें H2SO4 जरूर ऐड करना है रिएक्टेंट साइड में। तो ये क्या बन जाएगा इसमें, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस NO2, और ये डाइल्यूट लेंगे तो HNO3। बेटा डाइल्यूट लेंगे तो क्या बन जाएगा, सर NO2 की जगह NO. समझ गए बात। Yes sir. बेटा बोलो क्लियर है या नहीं। Yes sir. उसके बाद ये कौन सी थी पहली ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स कराया था अपन ने, Yes sir. ये सेकंड होगी। थर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स। उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स। अब मेटल्स के साथ बेटा ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है HNO3, क्योंकि एसिड है तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके उनका रेस्पेक्टिव सॉल्ट भी बना लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट कराते हैं, नहीं बोलो बेटा। अब वो डिपेंड करता है कि HNO3 का रिडक्शन किस तरीके से होगा। जैसे ये HNO3 है, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये +5 है, तो +5 में से सबसे पहले कंसनट्रेटेड स्टेट में तो ये NO2 में जाता है +4 के अंदर। डाइल्यूट है तो फाइनली किस में चेंज हो जाता है, NO के अंदर +2 के अंदर। फिर ये NO फर्दर रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर, अमोनिया, और ये अमोनिया फिर फर्दर HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि अमोनिया क्या बन गया, बेस। अब ये इससे एक H+ एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, अमोनियम नाइट्रेट। और अमोनियम नाइट्रेट की हमने हीटिंग कराई थी, तो हीटिंग कराया था तो याद करो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बनाई थी, जब नाइट्रस ऑक्साइड बनाया था लाफिंग गैस N2O + H2O। बेटा बना था नहीं बना था। Yes sir. तो इन सब में इस तरीके से ये सीक्वेंस फॉलो होगी मेटल्स के साथ। अब जैसे जो मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ क्या होगा बेटा कि ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बना देगा, मतलब वेरी डाइल्यूट स्टेट के अंदर। इन वेरी डाइल्यूट स्टेट, वेरी डाइल्यूट मतलब 1-2%। तो इसके अंदर केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज ही मेटल हैं जो इसके साथ वेरी डाइल्यूट स्टेट में रिएक्ट करेंगे बेटे। मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों की वैलेंसी 2 है, तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, और क्या बन जाएगा बेटा उससे, उन मेटल का रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मैग्नीज नाइट्रेट होगा तो क्या बन जाएगा इसमें, MnNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। Yes sir. अरे बोलो। Yes sir. ये मैग्नीज नाइट्रेट मतलब ये वेरी डाइल्यूट स्टेट में मैग्नीज और मैग्नीशियम और मैग्नीज, दीज आर द ओनली मेटल्स विच लिबरेट हाइड्रोजन। ये बेटा ओनली मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन लिबरेट कराएंगे। ओके बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। Yes sir. Yes sir. Yes sir. देखो बेटा नेक्स्ट। सर हाँ सर वो मैग्नीशियम क्या है सर, वो समझ नहीं आया था, क्या कंपाउंड बना उस प्रोडक्ट में। बेटा मैग्नीशियम नाइट्रेट बना रहे हैं, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी हो रही है। वो क्या लिख दिया मैंने, सर NO2 नहीं है बेटा, मैग्नीशियम नाइट्रेट NO2 NO3 नहीं, NO3 आएगा ये, ठीक है।
यस सर। ये मैग्नीशियम NO3 आएगा ये, ठीक है बेटा। वो NO2 तो मैग्नीशियम नाइट्राइट हो गया ना, और ये बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? सर Yes, कहाँ sir. पे? अब उसके बाद देखो, कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कोल्ड स्टेट में, वो जो मैंने सीक्वेंस बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाएंगे बेटा इसके अंदर, कोल्ड डाइल्यूट स्टेट के अंदर। जैसे मान लो कोल्ड डाइल्यूट स्टेट के अंदर तुमने लेड मेटल ले लिया Pb, तो Pb की HNO3 के साथ रिएक्शन करानी है, तो उससे बन जाएगा लेड नाइट्रेट। डाइल्यूट है तो लेड नाइट्रेट प्लस H2O प्लस क्या बनेगा इसके अंदर, डाइल्यूट में NO बनता है ना। बोलो बेटा। Yes, sir. लेकिन जिंक टिन आयरन ये अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जिंक टिन और आयरन इनके दोनों सबका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ले लो, इनको मैंने M मान लिया। तो ये जो M है प्लस कोल्ड डाइल्यूट HNO3 लिया, तो कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के साथ पहले तो ये मेटल का नाइट्रेट बनाएंगे MnO3 होल ट्वाइस। M समझ गए ना इनमें क्या है, Yes, sir. प्लस H2O प्लस इसमें अमोनिया बनता है बेटा, और ये अमोनिया फिर फर्दर किसके साथ रिएक्ट करता है, HNO3 के साथ। तो क्या बन जाएगा उसमें, अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा उसमें। समझ गए बेटा। जिंक टिन मैग्नीज आयरन और मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम के साथ डाइल्यूट स्टेट में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करा रहा था ऊपर, हमने रिएक्शन में देखा। और अगर ये इनके साथ कोल्ड डाइल्यूट है, ये HNO3 कौन सा है, कोल्ड और डाइल्यूट, तो मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस अमोनिया, और अमोनिया NH3 के साथ जुड़ के अमोनियम नाइट्रेट बना लेगा। अब अगर इसी को हम हॉट डाइल्यूट कर दें तो देखो कोई चेंज नहीं आएगा, वो जो ऊपर वाली रिएक्शन थी जिसमें अमोनियम नाइट्रेट टूट रहा था किसमें, N2O और H2O के अंदर, तो बस वही हो जाएगा। बेटा नहीं समझे बात। देखो ये M प्लस HNO3 वो कोल्ड डाइल्यूट था, और अब इसके अंदर ये क्या हो गया, हॉट डाइल्यूट, तो इसमें प्रोडक्ट वही बनेंगे MnO3 होल ट्वाइस, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस वाटर प्लस अमोनियम नाइट्रेट किस में टूट जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा बेटा इसके अंदर। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया। Yes, sir. अगर कोल्ड Yes, sir. डाइल्यूट होगा तो क्या रहेगा इसके अंदर, कोल्ड डाइल्यूट रहेगा तो फाइनल प्रोडक्ट ये होंगे 1 2 एंड 3, और हॉट होगा तो क्या बन जाएगा उसके अंदर, ये अमोनियम नाइट्रेट है, ये अमोनियम नाइट्रेट का हॉट स्टेट में डिकम्पोजिशन हो जाता है, दिस गेट्स डिकम्पोज्ड इन हॉट स्टेट, और हॉट स्टेट में किस में टूट जाएगा बेटा, ये नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं बात। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट फोर्थ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, बेटा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में वही जनरल रिएक्शन है आपकी, जैसे ये मेटल है प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की क्या रिएक्शन थी बेटा, मेटल का रेस्पेक्टिव नाइट्रेट बना दो MnO3 होल ट्वाइस, ये 2 वैलेंसी का मेटल है, कोई भी ये मेटल हो सकता है, यहाँ पे जिंक मैग्नीशियम लेड एटसेट्रा, इनकी सब की वैलेंसी कितनी है 2, और अगर 3 वैलेंसी का होगा तो क्या बन जाएगा, फिर उसके NO3 3 लग जाएंगे, प्लस वाटर प्लस NO2, कंसंट्रेटेड स्टेट में बेटा यही बन रहा था ना फाइनल प्रोडक्ट। Yes, sir. अरे बोलो क्लियर है या नहीं। यस सर।
और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ टिन रिएक्ट्स इन डिफरेंट वे। टिन इसके अंदर एक्सेप्शन है। देखो टिन डिफरेंट वे में कैसे रिएक्ट करता है। Sn प्लस HNO3 तो ये बदल जाता है बेटा H2SNO2, ये SNO3 मेटास्टेनिक एसिड बोलते हैं इसको, प्लस H2O प्लस NO2। देखो इनमें तो नाइट्रेट बन रहा था, इनमें ये एसिड बन गया, इसको क्या बोलते हैं हम? मेटास्टेनिक एसिड। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है बेटा। देखो ये नोट क्या कहता है कि मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, निकल एटसेट्रा, they forms a protective coating of oxide on their surface by making metal they forms a protective coating of oxide on their surface। उनकी मेटल की सरफेस के ऊपर क्या बनाएगा बेटा? ये प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ ऑक्साइड, और प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ ऑक्साइड बनाएगा उनकी सरफेस के ऊपर बाय मेकिंग द मेटल लेस रिएक्टिव। मेटल को क्या बना देगा बेटा? वो लेस रिएक्टिव बना देगा। ओके सर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ना इस वजह से। हाँ क्रोमियम की, शाबाश। प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ ऑक्साइड ऐसे बन जाएंगे बेटा, Al2O3, Cr2O3, Fe2O3, Ni2O3 एटसेट्रा, ऐसे इनकी प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाएगी और फर्दर उस इन मेटल्स को क्या बना देगी? वो लेस रिएक्टिव। सो दिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं बेटा हम पैसिविटी। पैसिविटी का मतलब मेटल की सरफेस पैसिव होगी, एक्टिव पहले तो एक्टिव थी, रिएक्ट कर सकती थी, और अब कैसी होगी? प्रोटेक्टिव फिल्म बन गई उनके ऊपर, तो उसको बोलेंगे पैसिविटी। समझ गए बेटा? यस सर। अरे बोलो क्लियर है या नहीं? देखो जैसे कॉपर है, कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 क्या बन जाएगा इसमें? सेम वही रिएक्शन याद रखनी है बेटा। कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, तो उसकी रेस्पेक्टिव नाइट्रेट बनाओ, CuNO3 प्लस NO2 प्लस H2O, और अगर डाइल्यूट होगा तो क्या बन जाएगा? NO2 की जगह NO बन जाएगा। शाबाश, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। जैसे सिल्वर हो यहाँ पे, तो सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, Ag प्लस HNO3, तो क्या बन जाएगा उससे? AgNO3 प्लस NO2 प्लस H2O, और AgNO3 प्लस NO प्लस H2O डाइल्यूट स्टेट के अंदर। बेटा समझ गए बात? यस सर। बेटा समझ गए क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कोमल शर्मा समझ गई? यस सर। कोमल शेखावत? अब देखो
गोल्ड प्लस HNO3 क्या बनेगा बेटा? गोल्ड की HNO3 के साथ कराएंगे तो नो रिएक्शन। Pt प्लस HNO3 नो रिएक्शन। Ag के साथ रिएक्ट कर जाएगा। Ag के साथ कैसे? अगर कंसंट्रेटेड होगा तो क्या बन जाएगा? AgNO3 प्लस NO2 प्लस H2O, और डाइल्यूट है तो क्या बन जाएगा? AgNO3 प्लस NO प्लस H2O। मरकरी ले लेंगे तो कंसंट्रेटेड स्टेट में HgNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? HgNO3 प्लस NO प्लस H2O। बेटा गोल्ड और प्लेटिनम रिएक्ट क्यों नहीं करते बताओ? बेटा गोल्ड और प्लेटिनम को हम नोबल मेटल्स बोलते हैं ना। लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। वेरी गुड। गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नोन एज AU and PT, लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव। और क्या बोलते हैं बेटा हम इनको? नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स। मतलब ये रिएक्ट नहीं करेंगे, समझ गए बात? लेकिन ये एक्वारीजिया के साथ रिएक्ट कर जाते हैं बेटा। एक्वारीजिया क्या होता है? सर वो सुधार रखते हैं ना, उस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए। नहीं, एक्वारीजिया इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए नहीं होता, वो उसको साफ कर ले जाते हैं, फिर लूट ले जाते हैं। गांव में आते हैं ना ऐसे लूटने के लिए। सर उसकी वो थोड़ा वेट कम हो जाता है सर उस। हाँ, तो वो इससे particles होता है। gold के HCl थोड़े के उसमें 3 चले मोल जाते होते हैं हैं। HNO3 का। HCl और HNO3 को मिक्स HNO3 करते हैं ना, जब इससे NOCl बनता है। NOCl प्लस H2O प्लस नेसेंट क्लोरीन। ये क्या है यहाँ पे? नेसेंट नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो ये नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट करता है। अब जैसे मान लो गोल्ड है, AU है, तो AU के साथ ये नेसेंट क्लोरीन जुड़ के क्या बना लेगा? AuCl3। फिर AuCl3 फर्दर एक HCl के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा HAuCl4। इसको बोलते हैं क्लोरोओरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको हम? क्लोरो ऑरिक एसिड। और ओरोक्लोरिक एसिड भी बोल देते हैं। और PT हो है यहाँ पे, तो PT के साथ, PT का +4 मोर स्टेबल होता है, PTCl4। ये दो HCl के साथ रिएक्शन करेगा इसमें, तो ये बन जाएगा H2PTCl6 क्लोरो। इसको क्या बोल देंगे बेटा हम? क्लोरोप्लेटिनिक एसिड और प्लेटिनो क्लोरिक एसिड और क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। बेटा समझ गए बात? अरे समझ गए क्या? नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ या नहीं हुआ? यस सर। इसके यूजेस, नाइट्रिक एसिड के यूजेस कौन बताएगा बेटा? एक तो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स यूज्ड एज अ लैब रिएजेंट होता है ना, नाइट्रिक एसिड लैब रिएजेंट। अरे बोलो। यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑर्गेनिक में भी काम आता है, यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसकी फॉर्म में काम में लिया जाता है बेटा? एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट। नाइट्रेटिंग एजेंट। बेटा समझ गए बात? अरे बोलो। यस सर। यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नाइट्रेटिंग एजेंट की फॉर्म में काम में लिया जाता है बेटा। ये नाइट्रेटिंग एजेंट बता तनु क्या होता है? तनु क्या होता है नाइट्रेटिंग एजेंट? बेटा नाइट्रेटिंग एजेंट बेंजीन का नाइट्रेशन करा के वो नहीं बन जाता है। देखो बेंजीन की नाइट्रेशन कराते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बन जाता है इसमें? नाइट्रोबेंजीन बनता है नहीं बनता? और बेंजीन की ये फ्यूमिंग ले ले, नाइट्रिक एसिड फ्यूमिंग, और ये भी फ्यूमिंग ले ले, तो क्या बन जाता है उसमें? ट्राई नाइट्रोबेंजीन, जो बम बनाने में काम आती है। NO2 क्या बोलते हैं इसको? ट्राई नाइट्रो बेंजीन। और टोलवीन के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ट्राई नाइट्रो टोलवीन। यहाँ पे CH3 ग्रुप लग जाएगा। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? देवेंदु यस सर। इसमें क्या बन जाएगा बता? बेटा 11th में नहीं पढ़ी क्या ये रिएक्शन? अरे बेंजीन की रिएक्शन पढ़ी थी नहीं पढ़ी? पड़ी थी। तो ये बन जाएगा इसके अंदर, इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलवीन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ट्राइनाइट्रोटोलुएन। ट्राई नाइट्रोटोलवीन। वो है ट्राई नाइट्रो बेंजीन और ये ट्राई नाइट्रोटोलवीन। क्या होगा इसमें? ये दोनों TNT, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम TNT, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? TNB। TNT and TNB, and this TNT and TNB they are used as, इनको हम यूज में लेते हैं एज एक्सप्लोजिव्स। ये जो ब्लास्ट कराते हैं ना पहाड़ों के अंदर, यस सर। उनके अंदर भी भरा जाता है ये। जैसे कुछ ग्लिसरल नाइट्रेट होता है, जैसे ये ले लें ग्लिसरोल। सर हाँ सर ये एक्सपेंसिव नहीं होता ना ज़्यादा? क्या कह रहे हैं? ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता ना? ना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, तभी तो आतंकी ले आते हैं इजीली इसको। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी नहीं है बनाने की। वो RDX बोलते हैं ना सर उसको? हाँ, ये दिस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ RDX। RDX का मतलब होता है रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव्स। देखो बेटा इस ग्लिसरोल, ये क्या है यहाँ पे? ग्लिसरोल। तो इस ग्लिसरोल की रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बन जाता है इसके अंदर? दिस ट्राई नाइट्रोग्लिसरोल एंड दिस TNB। and trinitroglycerol, they are used as explosives। किसकी फॉर्म में काम में लिए जाते हैं बेटा? ये एक्सप्लोसिव्स की फॉर्म में काम में लिए जाते हैं। समझ गए? अरे समझ गए क्या? यस बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? और ये जो ट्राई नाइट्रोग्लिसरोल है, दिस इज इजीली एब्जॉर्ब्ड इन
इजिली एब्जॉर्ब्ड इन कीसलगुर। कीसलगुर सुना है बेटा नाम? बेटा सुना है क्या कीसलगुर नाम? कीसलगुरु एक पोरस पत्थर होता है बेटा, सिलिका का। तो पोरस स्टोन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर इस पत्थर को भी फाड़ देते हैं। तो पत्थर के फाड़ेंगे तो पत्थर का ब्लास्ट होगा, तो टुकड़े टुकड़े दूर दूर फैलेंगे इसको, तो ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो जाएगा ना, ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा ये। नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन्स। ये तुम एक बूंद नाइट्रिक एसिड की लेके बेटा, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की तुम्हारे हाथ पे डाल लेना। तो तुम्हारे हाथ पे जिस जगह पे डालोगे वहाँ पे येलो कलर का हो जाएगा। वो येलो कलर क्या बन जाता है इसके अंदर? जैंथोप्रोटीन बन जाएगा। तो उसको जैंथोप्रोटिक टेस्ट बोलते हैं हम इसको, समझ गए? टर्न्स प्रोटीन्स येलो। लैब में जो यूज करते हैं वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। नहीं, कंसनट्रेटेड होता है बेटा, जिस रिएक्शन में डाइल्यूट करना होता है वहाँ पे डाइल्यूट करते हैं फिर हम उसको। जहाँ पे डाइल्यूट करना होता है ना बेटा, वहाँ पे डाइल्यूट करते हैं उसको। ओके सर। ठीक है बेटा। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ medicines, प्यूरिफिकेशन, डाइस बनाने में काम में लिया जाता है। डाइस, परफ्यूम्स, एंड ऑल्सो यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल्स। रॉकेट फ्यूल्स के अंदर ऑक्सीडाइजर का रोल प्ले करता है ये। ठीक है बेटा। यूज्ड इन पिकलिंग ऑफ स्टील। स्टील की पिकलिंग मतलब स्टील की सफाई करने के लिए भी काम में लिया जाता है। एंड ईचिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स की ईचिंग का मतलब समझते हो बेटा? मेटल की सरफेसेस के ऊपर वो डिजाइन नहीं बना देते हैं ना, मेटल की सरफेस के ऊपर डिजाइन नहीं बना देते हैं, वो नाइट्रिक एसिड को यूज करके बना देते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर कि ब्राउन रिंग टेस्ट। ये लैब के अंदर नाइट्रिक एसिड टॉक्सिक नहीं होता? टॉक्सिक होता है, लेकिन वो डिज़ाइन एक बार बना दी, बस बनाने के बाद ये थोड़ी वो उसके ऊपर लगा रहेगा। वो डिज़ाइन बनवाने में हेल्पफुल होता है। नहीं सर, जैसे मेडिसिन में लोग मेडिसिन कंज्यूम करते हैं तो फिर बेटा toxic नहीं होता? मेडिसिन के अंदर तो लगता है नाइट्रो ग्रुप, मतलब उसको बनवाने में हेल्पफुल है। ये थोड़ी है कि मेडिसिन बन गई, नाइट्रिक एसिड ही मेडिसिन हो गया, ऐसे थोड़ी ना बोला है मैंने। बेटा नहीं समझा? सर समझ गया। देखो ब्राउन रिंग टेस्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये लगभग हर एग्जाम्स में पूछा जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। नाइट्रेट आयंस के लिए करते हैं हम, जैसे NO3 माइनस। तो नाइट्रेट आयंस के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट डालेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। क्यों डालेंगे बेटा आयरन सल्फेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड? नहीं तो आयरन क्या होता है, आयरन का +2 अनस्टेबल होता है, और थोड़ी देर बना के रख लोगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा, वैसे भी ग्रीन आयरन +3 में बदल जाएगा। तो ये ताज़ा बना हुआ लेंगे, ऑलरेडी +3 में बदला हुआ नहीं लेंगे हम। प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 धीरे धीरे डालेंगे, कुछ ड्रॉप ही along sides of test tube।
कंसंट्रेटेड H2SO4 कैसे ऐड करेंगे बेटा? अलोंग द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो इसमें ये बन जाएगा अपने पास Fe+3 एक्वस प्लस NO प्लस H2O। अब इनसे ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Fe+3। ये जो NO गैस निकली है तो ये आयरन सल्फेट में जब वाटर डालते हैं तो ये बन जाता है FeH2O होल 6 2 पॉजिटिव। और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? NO, क्योंकि NO मोर रिएक्टिव है तो एक NO H2O को हटवा देगा यहाँ से। तो क्या बन जाएगा ये FeH2O होल 5 H2O होल 5। और एक क्या आ गया बेटा इसके अंदर? NO FeH2O होल 5 NO प्लस H2O। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? वो नेट जो प्लस चार्ज होगा, एक तो प्लस चार्ज होगा आयरन पे और एक होगा किसके ऊपर? NO पे। अब इसका नाम लिखना तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सिखाएंगे। ये ब्राउन रिंग कलर का कॉम्प्लेक्स होगा। ये जो दो लिक्विड मिक्स किए हैं इनके जंक्शन पे ब्राउन रिंग बन जाएगी। बेटा नहीं समझे बात? क्या बोलेंगे इसको? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। देखो कैसे बनेगा ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स या ब्राउन रिंग। वाई ब्राउन रिंग इज ऑब्टेन्ड? ब्राउन कलर्ड रिंग is formed at the जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स। 2 लेयर के जंक्शन के ऊपर क्या बन जाएगा? ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम NO to Fe2 plus known as charge transfer spectrum। ये जो NO है बेटा, NO के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अनपेड होता है ना, ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा? आयरन +2 को ट्रांसफर कर देगा। तो इस ट्रांसफर के अंदर ट्रांजिशन होगा और ट्रांजिशन होगा तो ये कैसा होगा? ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो ऐसा ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है, अदरवाइज नाइट्रेट आयंस कंफर्म नहीं है। तो ये नाइट्रेट आयंस का कंफर्मेटरी टेस्ट है। दिस ब्राउन कलर इज फॉर्म ड्यू टू ऑफ नाइट्रेट आयंस। नाइट्रेट आयंस किस में रिड्यूस होते हैं? इसमें NO3- NO में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर NO उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, उसको बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अरे समझ गए क्या बात? बेटा समझ गए क्या? यस सर। सर अब देखो फॉस्फोरस बेटा वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन मैं तुम्हारे को कुछ कंपटीशन के लिए बता रहा हूँ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फॉस्फोरस ये मैं बाद में बता दूंगा अलग से क्लास में, जिनको कंपटीशन के लिए पढ़ना है उनमें। ठीक है बेटा। फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स, these are removed from बोर्ड सिलेबस। तो कुछ कंपटीशन के जो बाद में करवाएंगे उसमें बाद में कवर करवा दूंगा इसको, फॉस्फोरस को। ठीक है बेटा। देखो उसके कंपाउंड्स क्या क्या है? PH3 PCl3 PCl5। ये अपने सिलेबस में PH3 PCl3 PCl5 एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ओके
बेटा एक ग्रुप 15 खत्म हो गया है फॉस्फोरस को छोड़ के। सर एक दो क्वेश्चन थे, पूछ लूं? आप पूछ ले बेटा। जेड इफेक्टिव मतलब? क्या बेटा? सर जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस कि स्क्रीनिंग सर उसका इफेक्ट कितना ट्रेंड है। बता देना, मतलब पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज होता है? पीरियोडिक टेबल में क्या बोल रहे हैं? सर पीरियोडिक टेबल में उसका ट्रेंड कैसे होता है, इंक्रीज डिक्रीज? बेटा टॉप टू बॉटम ग्रुप में तो कांस्टेंट होता है, एक दो ग्रुप को छोड़ के, एक दो एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है। किस बेस पे डिपेंड करता है? और पीरियड के अंदर इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव ये होता है, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। जेड होता है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जेड इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, और सिग्मा को बोलते हैं मैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट स्लेटर शील्डिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हैं। ये स्लेटर कांस्टेंट से निकालते हैं। ये ऐसे होता है जैसे NH सेल है, उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 0.35, N-1 सेल के लिए होती है 0.85, और N-2 एंड इनर अंदर वाले सब के लिए होती है 1.0। तो जिस इलेक्ट्रॉन पे भी निकालना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। जैसे सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन Na पे निकालना है तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। अब ये तो हो गया NH सेल, ये हो गया N-1, और ये क्या हो गया N-2। तो N-1 के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या थी स्क्रीनिंग कांस्टेंट के लिए 0.85, तो 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, प्लस N-2 के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 और वैल्यू है 1, तो 8 पंजो 40, 8 8 64, 6.8 आ गई प्लस 2, तो ये आ गया 8.8। 8.8 आ गई बेटा सिग्मा की वैल्यू। किसके लिए आई है ये? सोडियम के लिए। तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया इसका? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर के बराबर होता है 11 माइनस 8.8, तो ये आएगा इसका जेड इफेक्टिव। देवेंदु समझ गया? एक और बार रिपीट कर दो। क्या बेटा? सर एक और बार रिपीट कर दो। बेटा ये जैसे NH सेल होता है ना, NH सेल आउटर मोस्ट Yes, sir. सेल के लिए ये स्लेटर कांस्टेंट्स बोलते हैं हम इनको। तो ये स्लेटर कांस्टेंट्स की वैल्यू आउटर मोस्ट सेल के लिए क्या होती है 0.35, N-1 सेल के लिए होती है 0.85, और अंदर वाले सब के लिए होते हैं 1.0। तो इसकी नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं? स्लेटर कांस्टेंट इनटू इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा स्लेटर कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ओके सर। समझ गए बात? स्लेटर कांस्टेंट क्या होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इससे इसकी नेट वैल्यू निकलती है। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? सर तो इससे जो नेट वैल्यू निकलती है स्लेटर कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जिस इलेक्ट्रॉन पे निकालनी है, जैसे स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग का मतलब होता है रिपल्शन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले को कैसे रिपेल कर रहे हैं? तो जिस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो और बाकी की वैल्यू निकाल लो उसमें से। बेटा नहीं समझे बात? एक इलेक्ट्रॉन जब रिपेल होगा तो बाहर की साइड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड हो जाएगा ना। यस सर। एक्सेप्ट one on which
एक्सेप्ट वन ऑन विच स्लेटर कांस्टेंट टू बी कैलकुलेटेड, एक को छोड़ देंगे जिसके ऊपर स्लेटर कांस्टेंट निकालना है। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। और बोलो। स्टेरिक क्लाउडिंग क्या होता है? स्टेरिक क्लाउडिंग वही होता है, इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे स्टेरिक का मतलब भारीपन की वजह से रुकावट, बल्कीनेस की वजह से रुकावट डालना, बाधा डालना किसी चीज़ के अंदर, उसको बोलते हैं स्टेरिक क्राउडिंग। मतलब भारी भारी साइज बड़ी होगी तो क्राउडिंग ज़्यादा होगी। बेटा बोलो जा फटाफट, देवेंदु समझ गया? यस सर। नेक्स्ट बोल। सर एक बार आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बता दो। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का कोई फिक्स ट्रेंड नहीं होता है, जनरली तो होती है लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीजेस, ये सॉरी इंक्रीजेस, और टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। लेकिन हर जगह कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं क्योंकि फिर वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। भाई आयनाइजेशन एनर्जी हमने क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर, जैसे एस की सबसे ज़्यादा, फिर पी डी, फिर डी और फिर एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। तो अलग अलग पैरामीटर्स हो गए ना। यस सर। तो उसके भी आप पे पता लगाते हैं फिर हम। और सर आयोनिक रेडियाई का क्या ट्रेंड होगा? बेटा आयनिक रेडियाई का भी फिक्स ट्रेंड कैसे हो सकता है? कोई तो मान लो एनायन बना रहा है तो एनायन हमेशा कैटायन से छोटा होगा। कोई टॉप टू बॉटम कम चार्ज का कैटायन बना रहा है तो ज़्यादा चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो उतनी साइज उसकी कम हो जाएगी। अब डाउनवर्ड्स कम इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कम बना लेता है, तो कोई ऐसा फिक्स ट्रेंड नहीं होगा। अगर सेम चार्ज की बात करते हो तो तो जनरली टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस और लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। अब लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा मिडिल तक, क्योंकि मिडिल तक कैटायन बनाते हैं, लेकिन फिर बाद में एनायन बन रहे हैं तो उनकी रेडियाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर। यस सर। ओके सर। अर्षित नहीं समझा? सर समझ गया। अब देखो लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। अब लिथियम की बात होनी चाहिए बेरिलियम की, लेकिन होगी बोरोन की और फिर बेरिलियम। तो देखो बेरिलियम की ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि बेरिलियम में 2s2 है फुली फिल्ड। फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की ये होनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट 2p3 होती है, तो 2p3 में हाफ फील्ड हो गया ना, वो फील्ड हो गया। नियोन की सबसे ज़्यादा, तो नियोन की सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि नियोन क्या है? फुल्ली फील्ड। फुली फील्ड है, नोबल गैस है। तो ऐसे करना पड़ेगा बेटा ये सारे। ओके सर। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या बेटा? सर सिनर्जिक बॉन्डिंग। बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स में। अभी कहाँ आ गई तेरे? नहीं सर मैं पढ़ रहा था तो फिर उसमें दिया हुआ था तो फिर समझ में नहीं आया था इसलिए पूछ रहा था। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब होता है बेटा एक बॉन्ड जैसे बन जाए ना, तो एक बॉन्ड के बनने की वजह से जो ये मेटल लिगेंड बॉन्ड्स जब बनते हैं तो दूसरा, जैसे किसी के अंदर ऑर्बिटल्स हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स उसके खाली ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देता है। तो मतलब एक बॉन्ड के बनने की वजह से दूसरे का इफेक्ट, डोनेशन के इफेक्ट की वजह से सिनर्जिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। सिनर्जिक मतलब मेन चीज़ होती है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए अपने पास, तो अपने आप ही बना सकते हैं हम। नहीं समझे बात? यस सर। कि क्या होगा सिनर्जिक का मतलब? एक बॉन्ड की स्टेबलाइजेशन की वजह से, एक बॉन्ड के बनने की वजह से दूसरा जो लिगेंड होता है वो अपनी लोन पे डोनेट कर देता है मेटल के खाली ऑर्बिटल्स में। तो खाली ऑर्बिटल्स में जब डोनेट करता है तो उसकी वजह से बॉन्ड की स्टेबलाइजेशन बढ़ जाती है। तो दैट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। मेटल कार्बोनिल्स के अंदर होती है ये। यस सर। और बोल बेटा फटाफट। सर एक क्वेश्चन है बस और। हाँ बोल।
बोल देवेंदु। बेटा सर बोल। ये जो V2O5 V2O5 reacts with acid and base to give respectively, तो इसमें चार ऑप्शन है V2O V2 V2 प्लस कॉमा VO2 प्लस, फिर उसके बाद VO3 माइनस VO3 माइनस, फिर उसके बाद VO2 माइनस VO3 माइनस, फिर उसके बाद VO3 माइनस VO2 प्लस। बेटा समझ में नहीं आया क्या बोला तू। सर मैं क्वेश्चन भेज दूं? हाँ क्वेश्चन भेज देना, फिर मैं बाद में बता दूंगा। ओके ओके सर। ओके ठीक है बेटा, ये फॉस्फोरस बाद में कवर करवा देंगे अब। और ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट्स कल से स्टार्ट करेंगे। ओके थैंक यू। सर, सर ये जेड इफेक्टिव निकाल